Now I am going to solve set 65/1/1. Exam was held on March 9, 2026. Section A. Question 1 to 20 are multiple choice questions of 1 mark each. First question is, if 2 cos inverse x is y, then there are 4 options. Y lies between 0 to pi, y lies between minus pi to pi, y lies between 0 to 2 pi, y lies between minus pi to 0. It means हमने रेंज बतानी है. 2 cos inverse x is y, we have to find its range. अब हमें मालूम है cos इनवर्स x किसके बीच में लाई करता है, 0 से पाई के बीच में. ये आपको याद होना चाहिए. तो आप यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट 2 cos इनवर्स x लाइज बिटवीन 0 इंटू 2 पाई इंटू 2, दैट इज 2 पाई. सो 2 cos इनवर्स x मीन्स y लाइज बिटवीन 0 to 2 पाई. सो C इज द ऑप्शन. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द ऑर्डर ऑफ रो मैट्रिक्स. तो आपने बताना है कि इसमें से कौन सा आपका रो मैट्रिक्स का ऑर्डर नहीं है. सो देयर आर 4 ऑप्शंस, दैट इज 2 into 1, 1 into 2, 1 into 1 एंड 1 into n. तो हमारे पास जो रो मैट्रिक्स होती है उसमें 1 रो होती है. तो आपके पास 1 रो में आपके पास कौन सी, ये यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो ये रो मैट्रिक्स है. सो यहाँ किस में रो मैट्रिक्स नहीं है, दैट इज ए में. सो ए इज द ऑप्शन. तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, बट ही इज आस्किंग कैन नॉट बी द ऑर्डर ऑफ रो मैट्रिक्स. सो यहाँ पर ये चीज़ का ध्यान रखना. तो आप ए इज द ऑप्शन. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर ट्रू फॉर 2 मैट्रिसेस ऑफ सुटेबल ऑर्डर. तो आपके पास ये 4 आपके पास ये दिए हुए हैं. तो इसमें से बताना है कि कौन सी आपकी प्रॉपर्टी ट्रू है. यहाँ और ये इसके 4 ऑप्शंस हैं. दिस इज ट्रू and this again, this is not true, this is not true and this is true. So आपका आंसर आना चाहिए 1 and 4. 1 and 4 कहाँ पर है, 1 and 4. So D is the option. तो फर्स्ट में a plus b dash is a dash plus b dash, so this is true. सेकेंड में आपका होना चाहिए a dash minus b dash, बट वहाँ पर ये लिखा हुआ है b dash minus a dash, so this is not true. तो a b dash आपका होना चाहिए b dash a dash, वहाँ पर लिखा हुआ है a dash b dash, so this is not true. And k a b dash is k a b dash and this is equal to k b dash a dash, so this is true. So first is true, fourth is true. So which is the option? D is the option. Now the fourth question, if delta 1 is this and delta 2 is this, there are 4 options. Delta 1 is 2 times delta 2, b delta 2 is minus 2 times delta 1, delta 1 is delta 2, delta 2 is minus delta 1. तो आप क्या करोगे, ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे, ये सॉल्व करोगे, फिर देखोगे कि इसमें से कौन सा सूट करता है. तो डेल्टा 1 को सॉल्व किया तो 6 आया, डेल्टा 2 को सॉल्व किया तो -12 आया. नाउ डेल्टा 2 इज -12 था, -12 को लिख सकते हो -2 into 6, दैट इज -2 into delta 1. सो डेल्टा 2 is equal to -2 into delta 1. So which is the option? B is the option. Now the fifth question, one of the values of x for which cos x sin x minus cos x plus sin x इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 is. तो आपने x की वैल्यू बतानी है. तो वो 4 ऑप्शंस है आपके पास. तो इसका आप डिटर्मिनेंट निकालो, आपको निकालना आता है. यू विल गेट sin 2x ये आ जाएगा 2 sin x cos x इज इक्वल टू 1. इसका फॉर्मूला होता है sin 2x इज इक्वल टू 1. sin 2x इज इक्वल टू sin पाई बाई 2. 1 को आप sin पाई बाई 2 लिख सकते हो. 2x इज इक्वल टू पाई बाई 2, x इज इक्वल टू पाई बाई 2 इंटू 2, x इज इक्वल टू पाई बाई 4. सो B इज द ऑप्शन. Now the sixth question, if A and B are skew symmetric matrices of same order, then which of the following matrices is also skew symmetric? तो आपने बताना है इसमें से कौन सी स्क्यू सिमेट्रिक्स है. आपके पास A और B दोनों स्क्यू सिमेट्रिक है. इट मीन्स A डैश इज इक्वल टू माइनस A एंड B डैश इज इक्वल टू माइनस B. तो आपने इसमें से बताना है कि कौन सी स्क्यू सिमेट्रिक है. तो अब सबको सॉल्व करना पड़ेगा. तो अगर मैं A B को लेती हूँ तो इसको P लेती हूँ, तो इसका P डैश निकालो. P डैश निकालोगे दैट विल कम आउट टू बी BA. तो दैट इज नॉट इक्वल टू माइनस B. सो ये स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है. तो इसी तरह से आपको हर एक का देखना पड़ेगा. तो अगर आप AB प्लस BA को P लेते हो तो P डैश निकालोगे तो इसका डैश हो जाएगा, तो वो इसके ऊपर भी आएगा, इसके ऊपर भी आएगा. एंड दिस थिंग कैन बी रिटन एज B डैश A डैश प्लस A डैश B डैश.
b dash is minus b because b is skew symmetric. A dash is minus a, a dash is minus a, and this is minus b. This is ba plus ab. So this thing can be written as ab plus ba, which is equal to p. तो आपका ये भी क्या हुआ, ये भी आपकी symmetric आती. Now I am going to check for a plus b whole square. Let this be equal to p. a plus b whole square can be written as a plus b, a plus b. इनको multiply करोगे you will get this. Now p is this. तो इसका p डैश फाइंड कर लो. तो इसका हमने p डैश फाइंड किया तो हर एक के ऊपर ये डैश आ जाएगा और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि you will get p. So p dash is equal to p. So this is symmetric. Now I am going to check the last one. Now let p is equal to a minus b. P dash is equal to a minus b dash. This is equal to a dash minus b dash. So a dash is minus a minus b dash is minus b. So minus a plus b. So minus common ले लो a minus b. So this is equal to minus b. So it is a skew symmetric. So what is the option? D is the option. Now question number 7. The least value of fx is equal to x cube minus 12x. X belongs to 0 to 3 is. There are 4 options. आपके पास एफ एक्स गिवन है, आप इसका एफ डैश एक्स निकाल लोगे. एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 करोगे, देन 3x स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 12, एक्स स्क्वायर 4 आ गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, देन एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ जाएगी. अब नाउ x बिलोंग्स टू 0 3, सो 2 बिलोंग्स टू दिस. सो आपके पास 3 वैल्यूज आ गई, x0, x2, x3. तो 2 बिलोंग इसमें करता है तो आपकी वैल्यू 2 भी होगी, 0 भी होगी और 3 भी होगी. एफ एक्स आपके पास ये है तो आप इसमें x की जगह 0 पुट कर दो, 0 आ गई. 2 पुट करोगे माइनस 16 आ गई, 3 पुट करोगे माइनस 9 आ गई. सो विच इज़ द लीस्ट वैल्यू? माइनस 16. सो विच इज़ द ऑप्शन? ए इज़ द ऑप्शन. नाउ द 8th क्वेश्चन. इफ integration of 3ax upon b square plus c square x square dx is equal to a log mod b square plus c square x square plus k, then the value of a is. There are 4 options. हमें इस a की वैल्यू बतानी है, हमें इसको सॉल्व करना है और उसके बाद हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी. अब इसको सॉल्व करते हैं. सो इंटीग्रेशन ऑफ दिस 3a इज कांस्टेंट तो 3a बाहर आ गया. इंटीग्रेट x अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx. अब इसको 2c स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो और 2c स्क्वायर से डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 3a अपॉन 2c स्क्वायर, 2c स्क्वायर x अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx. ना अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको fx ले लेती हूँ सो दिस इज f डैश x और इसकी इंटीग्रेशन होती है log ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर. तो ये आ जाएगा आपका 3a अपॉन 2c स्क्वायर इज इक्वल टू 3a अपॉन 2c स्क्वायर लॉग मॉड बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के. अब इसको किससे कंपेयर करोगे? इसको कंपेयर करोगे इससे. इसको इससे कंपेयर किया तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 3a अपॉन 2c स्क्वायर. विच इज द ऑप्शन? डी इज द ऑप्शन. नाउ द 9th क्वेश्चन. द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब upon x square plus 2 mod x plus 1 dx is from minus 1 to 1 is. There are 4 options. Now fx is this. So f of minus x अगर करते हो तो आपका x की जगह माइनस एक्स का होल क्यूब करोगे, देन माइनस एक्स स्क्वायर करोगे प्लस 2 मॉड ऑफ माइनस एक्स प्लस 1. सो दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. This is equal to minus x cube upon x square plus 2x plus 1. So this is equal to minus of fx because fx आपके पास ये था तो आपके पास fx ही आ गया, minus of fx आ गया. So it is an odd function. So its integration is 0. Odd function की जो integration होती है वो 0 होती है. Which is the option? A is the option. So यहाँ पर A option आ गया. Now the question number 10. The area bounded by the curve y is equal to x mod of x x-axis and the ordinate x is equal to minus 1 and x is equal to 1 is given by these 4 options. तो अगर आप इसका बनाओगे ना, अगर इसका आप ग्राफ बनाते हो तो एक तो ग्राफ ऐसे जाता है, एक ग्राफ ऐसे जाता है. तो इसका देखो y is equal to this is x into x. दैट इज एक्स स्क्वायर इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0. अगर एक्स ग्रेटर देन 0 होता है तो मॉड ऑफ एक्स आपका एक्स बन जाएगा. सो दिस इज एक्स स्क्वायर. अगर आपका एक्स लेस देन 0 होता है
तो आपका x मॉड ऑफ x माइनस एक्स बन जाएगा, दिस इज माइनस एक्स स्क्र। तो आप y इज इक्वल टू एक्स स्क्र व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्र इफ x इज लेस देन 0। तो एक ग्राफ इसका ये जाएगा, एक ग्राफ इसका ये जाएगा। तो आपने किसका बनाना है, देन ऑर्डिनेट x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू +1। तो ये लाइन आएगी और ये लाइन आएगी। तो आपने इसका ग्राफ बताना है और इसका ग्राफ बताना है। तो ये -1 to 0 आएगा, देन 0 to 1 आएगा। -1 to 0 में माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 0 to 1 में एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा 2/3। सो विच इज द ऑप्शन? ऑप्शन सी इज द ऑप्शन। Now the 11th question. The integrating factor of differential equation are dx by dy plus px is equal to q, where p, q are functions of y is. There are 4 options. तो आपके पास ये आपका दिया गया है आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन। सो इसको r से डिवाइड कर दोगे तो dx by dy प्लस p by r x is equal to q by r. So what is the integrating factor? e raised to power p by r dy. So which is answer? C is the option. Now the 12th question. The order and degree of the differential equation d by dx e raised to power y is equal to 0 respectively are. There are 4 options. d by dx e raised to power y, इसको सॉल्व कर लो, इसकी डिफ्रेंशिएशन निकाल लो, e raised to power y dy by dx. So इसका ऑर्डर भी 1 है, इसकी डिग्री भी 1 है. So answer is B. Question number 13. The value of p for which vector this and vector this are perpendicular to each other is. There are 4 options. आपके पास 2 वेक्टर्स दिए गए हैं. So they are perpendicular to each other. So a1 plus a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is 0. Substitute the values. You will get p की value 5/2. So C is the option. Now the 14th question. The value of m for which the points with position vector this are collinear is. There are 4 options. आपके पास A के पॉइंट्स आगे, B के आगे एंड C के आगे. आप पहले ए बी का डायरेक्शन रेशियो निकाल लो, देन बी सी का निकाल लो. ए बी का डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, यू विल गेट दिस. एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी सी दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस इज डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बी सी. सो यहाँ पर अगर ये पैरेलल है तो इट मीन्स इनके ये प्रोपोर्शनल हो जाएंगे. 3/1 इज इक्वल टू m+1/11 माइनस m इज इक्वल टू 3/1. तो इन दोनों को ले लो, m की वैल्यू निकाल लो, विच विल कम आउट टू बी 8. So A is the option. Now if magnitude of vector A is 8, magnitude of vector B is 3 and magnitude of vector A cross vector B is 12, then find the value of this. There are 4 options. तो एक तो इसका फॉर्मूला है कि आप इसको फॉर्मूले को लिखो, अगर आपको याद है तो ये फॉर्मूला लिखो, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आप इसकी वैल्यू निकाल लो, विच विल कम आउट टू बी 12√3. इसका मैंने एक और मेथड भी लिख दिया, सेकेंड मेथड. अगर आपके पास आप इसका फॉर्मूला जानते हो तो इसका फॉर्मूला है, दिस इज इट्स फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको मालूम है तो इसमें सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, आपके पास साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी. नाउ यू नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो आप यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू प्लस माइनस √3/2 आ जाएगी, तो √3/2 आ जाएगा. अब इसका फॉर्मूला लिखो तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो तो 12√3 आ जाता है. सो यू कैन डू विद दिस मैथड ऑल्सो. सो आंसर आपका सी ऑप्शन आएगा. Now the 16th question. The length of perpendicular drawn from the point 257 on the line x by 1 is equal to y by 0 is equal to z by 0 is. There are 4 options. तो आपको length of this perpendicular बतानी है. तो ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, आपके पास ये आपकी लाइन है x by 1 y by 0 एंड z is equal to z by 0. तो आपका ये जो पॉइंट हो जाता है ये x आपके पास लैम्डा आ जाता है 0 और 0, ये पॉइंट आपका ये आ जाता है. कैसे आया देखो, ये दिस इज द पॉइंट P विच इज 257, x by 1 इज इक्वल टू y by 0 इज इक्वल टू z by 0 को लैम्डा ले लो तो x लैम्डा आ गया, y 0 आ गया, z 0 आ गया. सो आपका ये पॉइंट लैम्डा 0 0 आ गया. अब इसके डायरेक्शन रेशियोज ऑफ इस लाइन के निकाल लो. इट मीन्स लैम्डा -2, 0 -5 और 0 -7. तो ये आपके डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ आ गए. PQ इज परपेंडिकुलर टू L. PQ इज परपेंडिकुलर टू L. इसका मतलब आपके पास ये इसके जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे दैट इज 1 0 0.
तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एल आर 1 0 0 और ये इस पे परपेंडिकुलर होगा तो आपके पास दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस 0 हो जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई। लैम्डा की वैल्यू आ गई तो इसका मतलब क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो लेंथ ऑफ पी क्यू निकालो, आप डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओ, √74 आ जाएगा। सो दैट इज द विच इज द ऑप्शन सी इज द ऑप्शन। The 17th question, the feasible region of linear programming problem with objective function z is equal to 5x plus 7y is shown below. तो ये फिगर आपको प्रोवाइड किया गया, ये आपको पॉइंट्स दिए गए हैं। The maximum value of z minus the minimum value of z is, there are 4 options. आपके पास कॉर्नर पॉइंट्स हैं, कॉर्नर पॉइंट्स लिख लो, z लिख लो, इसमें सब्स्टिट्यूट कर लो, आपके पास वैल्यूज आ जाएंगे 0, 35, 43 एंड 14। तो मैक्सिमम वैल्यू 43 है, मिनिमम वैल्यू 0 है, दोनों को माइनस कर दो, आपके पास 43 आ जाएगा। सो डी इज द ऑप्शन। Now 18th question, the degree of an objective function of a linear programming problem is, there are 4 options. डिग्री ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन बतानी है। सो दिस इज एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसकी जो डिग्री आएगी वो 1 आएगी। सो बी इज द ऑप्शन। क्वेश्चंस नंबर 19 and 20 are assertion and reason based questions. 2 statements are given, one labeled assertion A and the other labeled reason R. Select the correct answer for the codes A, B, C and D as given below. A. Both assertion A and reason R are true and reason R is the correct explanation of assertion A. B. Both assertion A and reason R are true but reason R is not the correct explanation of assertion A. C. Assertion A is true but reason R is false. D. Assertion A is false but reason R is true. Now 19th question, assertion A. In an experiment of throwing an unbiased die, the probability of getting a prime number given that the number appearing on the die being odd is 2/3. Reason R. For any 2 events A and B, probability of A given B is equal to probability of A union B upon probability of B. तो इसको देख के तो पहले ही हमें क्लियर हो जाता है कि ये फॉर्मूला गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर इंटरसेक्शन होना चाहिए था, probability of A intersection B over probability of B. Probability of A given B is equal to probability of A intersection B upon probability of B. So this is not true, this is false. तो अब आ जाओ assertion A पे, इसको सॉल्व करते हैं। तो assertion A में again I am going to read this statement. In an experiment of throwing an unbiased die, the probability of getting a prime number given that number appearing on the die being odd. तो अब आपके पास डाई का सैंपल स्पेस क्या आ जाता है 1 2 3 4 5 6. Let A getting prime number, that is 2 3 5. B getting odd number, that is 1 3 5. अब इनका इंटरसेक्शन कर लो, that is 3 5. अब प्रोबेबिलिटी निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट इज 3/6, दैट इज 1/2. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालो, दैट इज 2/6, क्योंकि यहाँ पर 2 एलिमेंट्स है, 2/6 दैट इज 1/3. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी ये आपने फाइंड करना है। इसका फॉर्मूला आपके पास ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है, इसकी 1/2 है, तो सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा 2/3. सो इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट. सो रीज़न आर इज़ फॉल्स. रीज़न मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि दिस इज़ द रीज़न, क्योंकि इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज़ दिस, जबकि यहाँ पर यूनियन लिखा हुआ है, तो ये वो फॉल्स स्टेटमेंट है. तो आपका पास ये ट्रू है, ये फॉल्स है. असर्शन ए इज़ ट्रू, रीज़न आर इज़ फॉल्स. तो कौन सा आपका ऑप्शन हुआ? सी इज़ द ऑप्शन. Now 20th question, assertion A. Lines given by x is equal to py plus q, z is equal to ry plus s, and x is equal to p dash y plus q dash, z is equal to r dash y plus s dash are perpendicular to each other when pp dash plus r dash is equal to 1. Reason R. Two lines R is equal to a1 vector plus lambda b1 vector and r vector is equal to a2 vector plus mu b2 vector are perpendicular to each other if b1 vector dot b2 vector is equal to 0. So this is a true statement. तो ये आपको मालूम है कि ये आपकी ट्रू स्टेटमेंट है. अब हम असर्शन ए को डिस्कस कर लेते हैं. असर्शन ए में x आपके पास पी वाई प्लस क्यू है, q को इस साइड ले जाओ और p को डिनोमिनेटर में ले जाओ तो आपके पास y आ जाता है. सिमिलरली इस लाइन के अंदर
आप s को इधर ले जाओ और आप r को डिनोमिनेटर में ले जाओ तो y की वैल्यू आ जाती है। तो दोनों में जब y की वैल्यू निकालते हो तो दिस कैन बी रिटन एज x माइनस क्यू अपॉन पी इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z माइनस एस अपॉन r। तो डायरेक्शन रेशियोज हो जाते हैं p, 1 और r। सिमिलरली ये वाली लाइन्स ले लो, तो दिस लाइन कैन बी रिटन एज दिस लाइन कैन बी रिटन एज दिस। सो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज आ जाते हैं p डैश 1 और r डैश। लाइन्स आर परपेंडिकुलर, तो इट मीन्स pp डैश प्लस 1 इंटू 1 प्लस r इंटू r डैश इज इक्वल टू 0। pp डैश प्लस 1 प्लस r डैश इज इक्वल टू 0। इट मीन्स pp डैश प्लस r डैश इज इक्वल टू -1। सो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज इट इज गिवन pp डैश प्लस r डैश इज इक्वल टू 1, जबकि हमारा यहाँ पर -1 आ रहा है। सो दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। इट मीन्स रीजन r इज ट्रू and assertion A is false. Assertion A is false, reason R is true. So which is the option? D is the option. Now section B. This section comprises very short answer VSA type questions of 2 marks each. 21st question A part. Check whether function fx defined as fx mod of x minus 3 upon 2x minus 3 x less than 3 x minus 6 upon 6 x greater than equal to 3 is continuous at x is equal to 3 or not. तो हम इसको रीराइट करके लिखते हैं। दिस इज x लेस देन 3, सो मॉड ऑफ x माइनस 3 इज माइनस x माइनस 3। सो यहाँ पर हमने रीराइट करके लिखा fx इज इक्वल टू माइनस x माइनस 3 अपॉन 2x माइनस 3 व्हेन x इज लेस देन 3 and it is x minus 6 upon 6 if x is greater than equal to 3. So यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो this becomes fx minus 1 by 2 x less than 3 and x minus 6 upon 6 if x is greater than equal to 3. तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गई? लेफ्ट हैंड साइड हो गई -1 by 2 और राइट हैंड साइड हमने निकाल ली। राइट हैंड साइड लिमिट ऑफ fx एज x टेंड्स टू 3 प्लस लिमिट ऑफ फंक्शन कौन सा लोगे? x माइनस 6 अपॉन 6 x टेंड्स टू 3 प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह 3 प्लस h आ गया -6 अपॉन 6। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h माइनस 3 अपॉन 6 दैट इज -1 by 2। सो आपके पास fx फंक्शन x माइनस 6 अपॉन 3 x माइनस 6 अपॉन 6, सो f3 निकाल लो। उसमें उस समय भी हम कौन सा फंक्शन लेंगे? x माइनस 6 अपॉन 6, बिकॉज यहाँ पर इक्वलिटी का साइन है तो हमने फंक्शन ये ले लिया। तो f3 भी हमारे पास -1 by 2 आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f3, सो इट इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3। Now 21st question B part. If root 3 x square plus y square is equal to 4xy, then find dy by dx at 1 by 2 root 3 by 2. So आपने यहाँ पर dy by dx निकालना है। Now root 3 x square plus y square is equal to 4xy. रूट 3 इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया 2x प्लस इसकी डिफ्रेंशिएशन हो गया 2y dy by dx प्लस 4, ये आपका प्रोडक्ट रूल लगा तो x dy by dx प्लस y आ गया। तो यहाँ पर इसको इससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे कर दिया, इसको इससे कर दिया और इसको इससे कर दिया। dy by dx वन साइड पे ले जाओ जिसमें dy by dx ये और ये आप इसको इस साइड ले जाओ और इसको आप इस साइड ले लो, तो यहाँ से dy by dx कॉमन आ जाएगा विच इज इक्वल टू दिस। सो dy by dx इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो आपने क्या वैल्यू क्या पुट करनी है? सो x इज इक्वल टू हाफ, y इज इक्वल टू रूट 3 by 2। इसको आप इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे एंड इसको सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, यू विल गेट रूट 3। सो दैट इज द आंसर। 22nd question. A room freshener bottle in the shape of an inverted cone sprays the perfume at regular intervals such that the volume of the perfume in the bottle decreases at the steady rate of 1 cube per minute. Find the rate at which level of perfume is dropping at an instant when level of perfume in the bottle is 10 mm if the semi-vertical angle of the conical bottle is pi by 6. तो आपको थोड़ा सा फिगर इस तरह से दिया गया है। तो ये आपका इन्वर्टेड परफ्यूम की बॉटल है, तो इसमें दिस इज़ R, दिस इज़ H एंड दिस एंगल इज़ pi by 6 और वो यहाँ तक भरा हुआ है 10 mm से।
तो अगर हम इसको देखेंगे तो ये आपका ट्राइंगल है, तो इसमें आपका r/h इज इक्वल टू 10π/6 आ जाएगा। तो यहाँ से हमने r निकाल लिया विच इज़ h/√3। तो पहले इसको ज़रा सॉल्व करके देख लो, और उसके बाद अब हमें और क्या दिया हुआ है, dv/dt इज़ -1। अब ये है आपका कि वॉल्यूम ऑफ द परफ्यूम इन द बॉटल डिक्रीजेज एट ए स्टेडी रेट ऑफ 1 mm³ पर मिनट। तो इसका मतलब आपका dv/dt इज -1। सो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, 1/3πr²h। r की वैल्यू यहाँ से ले लो तो h/√3 होल स्क्वायर आ जाएगा। सो 1/3πh³ 3 आ गया। अब इसका dv/dt निकाल लो, 1/9 h⁻³ मीन्स 3h²। सो ये इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, यू विल गेट दिस। यहाँ पर h आपके पास 10 है और आपके पास dv/dt -1 है, तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे, आपके पास dh/dt आ जाएगा विच इज -3/100π। दैट इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 23rd, फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 14 इन द डायरेक्शन ऑफ QP वेयर P एंड Q आर पॉइंट्स दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। अब P के आपके ये पॉइंट्स है, Q के आपके ये पॉइंट्स है। आप वेक्टर QP फाइंड कर लो, OP - OQ, तो आपके पास ये आ जाएगा वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो विच विल कम आउट टू बी 7। यू आर टू फाइंड दिस 14 इंटू QP वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ QP वेक्टर। सो इसको सॉल्व कर लो, यू विल गेट दिस आंसर 4i- 6j- 12k। Now 24th question, vector A is this and vector B is this. This represents the two adjacent sides of the parallelogram. Find the vector representing the diagonals and hence find their length. Vector A is this, vector B is this. Diagonal D1 is vector A plus vector B. Diagonal D2 is vector A minus vector B. सो आपके पास डायगनल D1 आप निकाल लो, वेक्टर A और वेक्टर B को प्लस करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा, और इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 6 आ जाएगा। D2 इज वेक्टर D2 इज ये सेकंड डायगनल है, वेक्टर A माइनस वेक्टर B, तो दोनों वेक्टर्स को माइनस करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो आपके पास 2√2 आ जाएगा। Now 25th question A part, simplify tan inverse cos 2x minus sin 2x upon cos 2x plus sin 2x. X lies between 0 to π/4. tan inverse cos, ये आपका क्वेश्चन है। आपने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को cos 2x से डिवाइड कर लो। करने के बाद आपके पास आ जाएगा tan inverse 1 minus tan 2x upon 1 plus tan 2x. And this thing can be written as tan inverse. So this is tan inverse and this thing can be written as tan π/4 minus 2x. तो ये मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। सो दिस थिंग कैन बी रिटन एज दिस। सो ये मुझे लगता है आप सबको मालूम ही है। सो यहाँ से आपके पास आ जाएगा π/4 minus 2x. Now 25th question B part, evaluate tan sin inverse 1 minus cos inverse minus 1/2. सो आपको ये सॉल्व करना है। sin inverse 1 is π/2 minus cos inverse minus 1/2 is 2π/3. इसको सॉल्व कर लो, यू विल हैव tan minus π/6. So that is equal to -1/√3. So that is the answer. Now section C. This section comprises short answer type questions of 3 marks each. Evaluate, integrate x tan inverse x dx from 0 to 1. Now ये आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगा। ये फर्स्ट फंक्शन ले लो, ये सेकंड फंक्शन ले लो। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन आपका डिफरेंशिएशन ऑफ द tan इनवर्स x यहाँ पर आएगा, और इसको यहाँ लिखते हो तो आपका ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हो जाता है फ्रॉम 0 to 1. सो यहाँ पर आपके पास आ गया x² 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 बाहर आ गया, और x² + 1 - 1. तो x² में मैंने 1 को ऐड किया और 1 को सब्ट्रैक्ट किया अपॉन 1 + x² dx आ गया. अब नाउ this thing can be written as x² + 1 upon x² + 1 minus 1 upon 1 plus x², और ये सारे का हमारा 0 to 1 आ ही रहा है। तो यहाँ से हम यहाँ आ गए। अब इसमें अब आप क्या करोगे, x² 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2, ये आपका 1 हो जाता है, ये कैंसिल होकर 1 आ गया, और जब इसकी इंटीग्रेशन आती है तो 1/2 इसके साथ आ जाएगा, और 1 upon 1 plus x² dx फ्रॉम 0 to 1. अब इसकी इंटीग्रेशन और इसकी इंटीग्रेशन करनी है। इसकी इंटीग्रेशन x आ जाएगी, इसकी इंटीग्रेशन tan इनवर्स x आ जाएगी। तो अब आपके पास
इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आप जब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे और सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा π/4 - 1/2. सो दैट इज द आंसर. 27th क्वेश्चन ए पार्ट. फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ √x + 2/x - 2 dx. इसको पहले आप रैशनलाइज कर लो. x + 2 से मल्टीप्लाई करो, x + 2 से डिवाइड करो. यू विल गेट इंटीग्रेशन ऑफ √x + 2 होल स्क्वायर अपॉन x² - 4 dx. सो इसका रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. यू विल हैव x + 2 इन द न्यूमरेटर एंड इन द डिनोमिनेटर यू विल हैव √x² - 4 dx. अब ये इंटीग्रेशन हो जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन √x² - 4 की प्लस 2 अपॉन √x² - 4 की. दोनों की इंटीग्रेशन आपने करनी है. इसको 1 का नाम दे दो, इसको 2 का नाम दे दो. तो पहले मैं इसको 1 को करने लगी हूँ. तो यहाँ x² - 4 को t ले लो, 2x dx dt हो जाएगा. x dx = 1/2 dt हो जाएगा. तो ये फर्स्ट को हमने सॉल्व किया. इसको सॉल्व करोगे, ये इजी है सॉल्व करना. तो आपके पास इन द एंड यू विल गेट √x² - 4 + c1. अब आप सेकंड को ले लो, 2 अपॉन √x² - 4. सो दिस इज 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² - 2² dx. तो इसकी जो इंटीग्रेशन होती है वो आपकी ये होती है 2 log mod x + √x² - 2² प्लस c². सो दोनों को ऐड कर लो. दोनों को ऐड करोगे सो दिस इज द आंसर. सो दोनों का आपका पहला जो था वो √x² - 4 था प्लस c1 और दूसरा जो आपका आया था वो दिस वन. सो दोनों को ऐड करोगे और c1 + c2 को c का नाम दे दोगे और दिस इज द आंसर. सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 27th है. Now 27th question B part. Find integration of x² upon x² + 9 x² + 16 dx. Substitute x² = t. x² को आप t सब्स्टिट्यूट कर दो इन x² अपॉन x² + 9 x² + 16. सो इस फंक्शन में मैंने x² को t ले लिया. तो ये मैंने इंटीग्रेशन में नहीं लिया, सब में नहीं लिया, मैंने सिर्फ इतने फंक्शन में x² को t लिया है. तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है. मैं सिर्फ इतने फंक्शन में x² को t लेने वाली हूँ. सो दिस इज t अपॉन t + 9 t + 16. इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर लो. पार्शियल फ्रैक्शन में आप दिस इज इक्वल टू t a अपॉन t + 9 प्लस b अपॉन t + 16. a और b की वैल्यू निकालनी है, वो तुम सबको निकालनी आती है. t की जगह आप -16 लिखोगे तो आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी विच इज 16/7. t की जगह -9 लिखोगे तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी -9/7. सो ये जो फंक्शन मैंने लिया था इसमें आपके पास a और b की वैल्यू आ गई. तो मैंने इसमें लिख दी t अपॉन t + 9 t + 16 इज इक्वल टू -9/7 t + 9 प्लस 16/7 t + 16. तो मेरे पास जो वैल्यू a और b की आई वो मैंने यहाँ इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी. तो वो सारा फंक्शन मेरा अभी t में ही है. तो t अपॉन t + 9 t + 16 इज इक्वल टू -9/7 t + 9 प्लस 16/7 t + 16. सो आई गॉट दिस. सो आई हैव दिस. अब t की जगह मैं x² लिखने लगी हूँ. तो ये सब मैंने x² में चेंज कर दिया. अब इसके बाद इंटीग्रेशन का साइन लगाओ और इंटीग्रेशन इसकी करनी है. इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ दिस. सो ये -9/7 आपका बाहर आ गया. तो आपके पास आया 1 अपॉन x² + 9 की इंटीग्रेशन, 16/7 आया 1/x² + 16 की इंटीग्रेशन. सो दिस इज इक्वल टू -9/7 1/3 tan इनवर्स x/a. 1/a tan इनवर्स x/a मतलब 1/3 tan इनवर्स x/3 प्लस 16/7 1/4 tan इनवर्स x/4 प्लस c. तो ये आपका आंसर आ जाएगा. सो दिस इज द आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 28. If I1 is this and I2 is this, then show that I1 - 4 I2 is equal to 0. पहले मैं I1 को सॉल्व करने लगी हूँ. तो यहाँ पर मैं फंक्शन लेने लगी हूँ fx को 1 upon 1 plus cos 2x. तो मैं शो करने लगी हूँ दिस इज एन इवन फंक्शन. अगर ये इवन फंक्शन हो जाता है सो दिस बिकम्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 2 times इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 1 upon cos 2x dx. तो उसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी. तो मैंने यहाँ शो कर दिया f of -x इज इक्वल टू fx. तो इसका मतलब ये इवन फंक्शन हो गया. अगर ये इवन फंक्शन है तो इसको फंक्शन को हम लिखेंगे 2 times 0 to π/4 1 upon 1 plus cos 2x dx. 1 plus cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है?
2 cos square half of the angle, 2 cos square x from 0 to pi by 4 and 2 will 2, this is 2 से 2 कैंसिल हो गया. सो नेक्स्ट पेज पे मैं इंटीग्रेशन करने लगी हूँ फ्रॉम इंटीग्रेशन ऑफ 0 to pi by 4 1 upon cos square x dx. तो 1 upon cos square x is sec square x. तो sec square x की मुझे इंटीग्रेशन आती है. Now see here, 1 over cos square x is sec square x. Sec square x की इंटीग्रेशन tan x होती है from 0 to pi by 4 and that is equal to 1. Now take the I2. I2 is this. Again this is an even function. तो यहाँ मैंने ये प्रूव किया कि this is an even function. तो this function becomes 2 times 0 to 1 by 2 x dx. इसकी इंटीग्रेशन कर लो, इसको सॉल्व करो, you will get 1 by 4. So I1 minus 4 times I2 is 1 minus 4 into 1 by 4. That is 1 minus 1, that is 0. So we have proved this. This is what we want to prove. 29th question A part. Find the general solution of the following differential equation. X square dy by dx is equal to x square plus xy plus y square. dy by dx is equal to 1 plus y by x whole square. यहाँ पर हमने x square से डिवाइड किया तो हमारे पास ये आ गया. So this is a homogeneous equation. So y is equal to y by x ले लो, y is equal to vx ले लो. So v is equal to y by x ले लो, y is equal to vx ले लो, dy by dx is equal to v plus x dv by dx. ये वैल्यूज अब आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लो. सब्स्टिट्यूट करोगे you will get this. So x dv by dx is equal to 1 plus v square. ये और ये कैंसिल हो जाएगा, you will get this. So दोनों साइड पे इसको सेपरेट ऑफ वेरिएबल्स कर लो. तो सेपरेट करोगे तो 1 upon 1 plus v square dv is equal to 1 by x dx आ जाएगा. दोनों साइड पे इंटीग्रेशन कर लो. tan inverse v is equal to log mod x plus c. So this is tan inverse y by x plus log mod x plus c. So that is the answer. 29b part. Find the particular solution of the differential equation xy dy by dx is equal to x plus 2y plus 2 given that y1 is equal to minus 1. Now xy dy by dx is equal to x plus 2 y plus 2. तो आप सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स कर लो. तो यहाँ पर y अपॉन y प्लस 2 dy आ जाएगा, यहाँ पर x प्लस 2 अपॉन x dx आ जाएगा. दोनों साइड पे इंटीग्रेशन कर लो. इसमें 2 ऐड कर लो और 2 सब्ट्रैक्ट कर लो और यहाँ पर x अपॉन x प्लस 2 अपॉन x कर लो. तो ये आपके पास आ जाएगा y प्लस 2 अपॉन y प्लस 2 dy माइनस 2 अपॉन y प्लस 2 dy. दिस विल बी 1 प्लस 2 x dx. सो यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 dy माइनस 2 अपॉन y प्लस 2 dy इज इक्वल टू 1 dx इज प्लस 2 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x dx. सो दिस इज y माइनस 2 log y प्लस 2 इज इक्वल टू x plus 2 log mod x plus c. So x is 1, y is minus 1. तो ये सब्स्टिट्यूट करोगे आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी -2. तो इस c की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लो तो आपके पास आंसर आ जाएगा. दैट इज ए पर्टिकुलर सोल्यूशन. Question number 30. Solve the following linear programming problem graphically. Minimize z is equal to 13x minus 15y. Subject to constraints x plus y less than equal to 7, 2x minus 3y plus 6 greater than equal to 0, x greater than 0, y greater than equal to 0. तो पहले आप ग्राफ बनाओगे. x plus y is equal to 7 का x 0 ले लो, y की वैल्यू आ जाएगी, y 0 ले लो, x की वैल्यू आ जाएगी. 2x minus 3y plus 6 is equal to 0, x 0 ले लो, y 2 आ गया, x y 0 ले लो, x minus 3 आ गया. So this is the graph. तो आपका ये वाला पोर्शन आ जाएगा आपके ग्राफ का. दिस इज द पोर्शन. अब आप थोड़ा सा ध्यान से जब आप इसका ग्राफ देखोगे तो थोड़ा सा ध्यान से देखना कौन सा पोर्शन आ रहा है. तो वो नीचे वाला पोर्शन आएगा. तो अगर ये आएगा तो ये आपके कॉर्नर पॉइंट्स आएंगे 0 0 7 0 3 4 एंड 0 2. दीज आर द कॉर्नर पॉइंट्स. इन कॉर्नर पॉइंट्स को आप डिस्कस करोगे. सो these are the corner points. z is equal to 13x minus 15y. so 0 0 पे 0 है, 7 0 पे ये this is 91, 3 4 पे ये minus 21, 0 2 पे minus 30. so minimum value is minus 30 when x is 0 and y is 2. so 0 2 पे ये आपका minimum आएगा. Now 31st question A part. Out of 2 bags, bag 1 contains 3 red and 4 white balls and bag 2 contains 8 red and 6 white balls. A die is thrown. If it shows a number less than 3, then a ball is drawn at random from bag 1. Otherwise, a ball is drawn at random from bag 2. Find the probability that the ball drawn from one of the bags is a red ball.
Now bag 1 contains 3 red and 4 white balls, so total balls 7 हो गई. Bag 2 contains 8 red and 6 white balls, so total balls 14 हो गई. If a die is thrown, if it shows less than 3, that is if it is 1 or 2, a ball is drawn from bag 1. तो इसका मतलब probability of choosing bag 1 is 2/6. तो यहाँ पर ये दो नंबर आएंगे तो आप बैग 1 चूज करोगे तो प्रोबेबिलिटी होगी 2/6, दैट इज 1/3. इफ इट शोज 3, 4, 5, 6, ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2. इन दैट केस आपका दूसरे बैग से बॉल निकालोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग बैग 2 इज 4/6, दैट इज 2/3. सो हमारे पास क्या, सो व्हाट वी हैव, प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग बैग 1 इज 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग बैग 2 is 2/3. Probability of choosing red ball from the bag 1, given that it is from the bag 1, so that is equal to 3/7. Why? There are 3 red and 4 white balls in the bag 1, तो red ball के आने की probability क्या होगी, 3/7. So bag 1, so probability of drawing red ball, it is given that is from the bag 1 is 3/7. Similarly, probability of drawing red ball from bag 2. Now bag 2 has 8 red and 6 white balls, so probability क्या होगी, 8/14, that is 4/7. So probability of drawing red ball is, that is from the bag 1 and it is red from the bag 1, plus probability of choosing bag 2 and it is red from bag 2. So यहाँ पर substitute कर दो सारी values, you will get the answer, that is 11/21. तो 31st question B part. The probability of simultaneous occurrence of at least one of the two events X and Y is A. If the probability that exactly one of the events X, Y occur is B, prove that probability of X dash plus probability of Y dash is equal to 2 minus 2A plus B. So what we are to prove? We are to prove Px dash plus Py dash is equal to this. It means Px dash can be written as 1 minus Px plus Py dash can be written as 1 minus Py is equal to 2 minus 2A plus B. It means 1 plus 1 is 2 minus Px minus Py is equal to this. यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, यू विल हैव 2 minus Px plus Py in the bracket is equal to 2 minus 2A plus B. So 2 से आप इन नंबरों को इस साइड ले जाओ और इसको इस साइड ले जाओ तो आपके पास आ जाएगा 2A minus B is equal to Px plus Py. इट मीन्स अब हमको क्या प्रूव करना है, अभी हमको प्रूव करना है Px plus Py is equal to 2A minus B. तो मैंने इसको सिंप्लीफाई करके ये देख लिया कि मुझे इसकी जगह अगर मैं ये प्रूव कर देती हूँ तो मेरा सम हो जाता है. Now probability of at least occurrence of one of the two events is A. This is given to us. It means probability of X union Y is equal to A. Probability at least occurrence of one of the two events, मतलब 1 अकर भी हो सकता है, कम से कम 1 अकर होगा, एक से ज़्यादा एक, तो इसका मतलब हो जाएगा probability of X union Y is equal to A. तो इसका फॉर्मूला हमें आता है, this is the formula for this. Probability of X plus probability of Y minus probability of X intersection Y is equal to A. Probability exactly one of the events will occur. So probability of X only plus probability of Y only is equal to B. तो अगर आप Venn diagram बनाओगे तो उसमें आपको समझ आ जाएगा कि this thing can be written as this: probability of X minus probability of X intersection Y plus Y only. Probability of Y only means probability of Y minus probability of X intersection Y is equal to B. So इसको bracket open करके लिखोगे तो you will get this. So this is equal to probability of X plus probability of Y minus 2 times probability of X intersection Y is equal to B. So इन दोनों को माइनस कर दो, this is 1, this is 2, इन दोनों को अगर माइनस करते हो you will get probability of X intersection Y is equal to A minus B. So हमारे पास अब ये आ गया, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो इसके अंदर, इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे you will get the result. तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, Px plus Py minus 2A minus B is B. Open the bracket, you will have Px plus Py minus 2A plus 2B is equal to B. Px plus Py is equal to B plus 2A minus 2B, that is 2A minus B. This is what we want to prove.
Now section D. This section comprises long answer type questions of 5 marks each. 32nd question A part. A relation R is defined on Z, the set of integers, as R is equal to xy such that mod of x minus y is divisible by prime number P xy belongs to Z. Check whether R is an equivalence relation or not. उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करेंगे. So R is this relation. So reflexive में क्या होगा, if I take this as x and x belongs to R, so x minus x is divisible by prime number, and this is true because this is 0 is divisible by prime number, so x belongs to R, so it is true, and the relation R is reflexive. Now symmetric, xy belongs to R, then mod of x minus y is divisible by prime number. अब mod of x minus y is equal to mod of y minus x, ये हम सबको मालूम है, and it means mod of y minus x is divisible by prime number, so yx belongs to R, so it is symmetric. Transitive, xy belongs to R, so mod of x minus y is divisible by prime number. Yz belongs to R, it means mod of y minus z is divisible by prime number, so mod of x minus z लिखो, और अब हमने चेक करना है whether this is divisible by प्राइम नंबर और नॉट. सो अगर ये लेते हो तो इसमें एक y ऐड कर दो, y सब्ट्रैक्ट कर दो, एंड दिस इज इक्वल टू x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, एंड दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वाई प्लस मॉड ऑफ y माइनस जेड, एंड दिस इज डिविजिबल बाय प्राइम नंबर, दिस इज डिविजिबल बाय प्राइम नंबर, सो एडिशन इज डिविजिबल बाय प्राइम नंबर, सो x माइनस जेड is divisible by prime number. So यही मैंने यहाँ पर लिखा है. So it means mod of x minus z is divisible by prime number. So R is transitive. So R is reflexive, symmetric and transitive. So R is an equivalence relation. Now 32nd question B part. If function f from R minus 3 by 5 to R minus 3 by 5 is defined as fx is equal to 3x plus 2 upon 5x minus 3. Show that f is 1 1 and on 2. For 1 1 के लिए क्या करते हो, let x1 x2 belongs to R minus 3 by 5. तो इस डोमेन में ये x1 लाई करता है, एंड fx1 is equal to fx2. तो अब हमने क्या प्रूव करना है कि x1 is equal to x2. सो पहले तो fx1 हो गया आपका ये, एंड fx2 आपका ये हो गया. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको सॉल्व करो, सॉल्व करते जाओगे तो आपका सिंप्लीफाई होकर दिस इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू x2. इट मीन्स fx1 इज इक्वल टू fx2 implies x1 इज इक्वल टू x2. सो फंक्शन इज 1 1. अब ऑन 2 के लिए देखो, fx इज 3x प्लस 2 अपॉन 5x माइनस 3. इसको y ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको x इन टर्म्स ऑफ y लेके आओ, तो आप उसको ला सकते हो, तो ये x इन टर्म्स ऑफ y आ जाएगा. यहाँ पर 5y माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 0. इट मीन्स 5y इज नॉट इक्वल टू 3, सो y इज नॉट इक्वल टू 3 बाई 5. तो रेंज क्या हो गई, r माइनस 3 बाई 5. तो रेंज और कोड डोमेन दोनों सेम हो गई. इट मीन्स रेंज इज इक्वल टू कोड डोमेन. सो इट इज ऑन टू फंक्शन. Now question number 33A part. If A is this matrix, find A inverse and use it to solve the following system of equations. Minus 2y plus z is equal to 7, 2x minus y minus z is equal to 8, x minus 2y is equal to 10. Now A inverse is equal to 1 over determinant of A adjoint of A. तो आपको ये फॉर्मूला मालूम है, तो यहाँ पर पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे. सो ए ये मैट्रिक्स होगी, इसका डिटर्मिनेंट निकालना विच विल कम आउट टू बी -1. अब मुझे एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, तो उसके लिए को फैक्टर्स निकालोगे. तो को फैक्टर्स मैंने यहाँ सारे निकाल लिए हैं, a11, a12, a13, a21, a22 एंड a23. Similarly, a131 is -3, a32 is -2, a33 is 4. तो एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा, ये सारे मैंने को फैक्टर्स लिख लिए हैं. एक आ जाएगा -2, -2 3, -1 -1 2, -3 -2 4, और उसका आप ट्रांसपोज निकालोगे. तो ट्रांसपोज निकालोगे, इट विल बी -2, -1 एंड -3. रोज बिकम कॉलम, कॉलम बिकम्स रोज. तो आपने ये ट्रांसपोज निकाल लिया. अब ए इनवर्स हो गया 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. डिटर्मिनेंट आपका -1 था, एडजॉइंट ऑफ ए आपका ये आ गया. ये -1 को इससे मल्टीप्लाई किया, वी विल गेट दिस. नाउ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज दिस. सो यहाँ पर हम इस सिस्टम को लिख सकते हैं 0 -2 1, 2 -1 -1, 1 -2 0, एंड दिस इज x y z एंड दिस इज 7 8 10. दिस इज a, दिस इज t, sorry, this is a, this is x, this is
b. So ax is equal to b. तो मुझे अब यहाँ से अगर ध्यान से देखोगे ना तो ये आपका जो ओरिजिनल आपको a दिया हुआ है तो ये उसका ट्रांसपोज है, तो हमें उसको यूज़ करके इसका आंसर निकालना है। तो यहाँ पर हमारे पास है ax इज इक्वल टू बी, तो इसका ट्रांसपोज ले लो, तो ax का ट्रांसपोज एंड b का ट्रांसपोज। तो ax का जब ट्रांसपोज लेते हो इट इज़ x t a t इज इक्वल टू बी टी, तो ये आप इसका ट्रांसपोज लेते हो तो आपके पास ये आ जाता है। ऑन द नेक्स्ट पेज आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस। नाउ x इज एक्स वाई जेड, a इज दिस एंड b इज दिस। सो x t x ट्रांसपोज a ट्रांसपोज इज इक्वल टू b ट्रांसपोज। अब x का ट्रांसपोज करते हो तो ये ऐसे आ जाता है x y z, रोज बिकम कॉलम। तो यहाँ पर भी a का ट्रांसपोज करते हो तो आपके पास ये आ जाता है, और b का ट्रांसपोज करते हो तो आपके पास ये आ गया। नाउ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 7 8 10, और ये यहाँ के इसका इन्वर्स बन गया। इसका इन्वर्स हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो ये इन्वर्स आपका जो हमने फाइंड किया था उसकी वैल्यू ये है। तो आपके पास इसको इससे करोगे मल्टीप्लाई, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास 0 -5 और -3 आ जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -5 और z की वैल्यू -3। सो दैट इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 33b. If this matrix is a singular matrix, then find the value of x where x belongs to 0 to pi by 2. Now it is a singular matrix. It means determinant of matrix is 0. आप इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो आप मैंने यहाँ पर डिटर्मिनेंट निकाला है एंड विच इज इक्वल टू 0। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 1 को इससे कर दिया, इसको इससे कर दिया, वी विल गेट दिस। हमारे पास ये आ जाएगा। यहाँ पर आ गया 24 माइनस 14 10 माइनस 21 प्लस 21 cos 2x प्लस 11 cos 2x विल कम आउट टू बी माइनस 10 cos 2x एंड माइनस 5 sin 3x इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये आ गया, इसको 5 से डिवाइड कर दो, यू विल गेट 2 माइनस 2 cos 2x माइनस sin 3x इज इक्वल टू 0। Now sin 3x is equal to 2 minus 2 cos 2x. Sin 3x is equal to 2 कॉमन ले लो, तो अब आप sin 3x का फॉर्मूला लिख लो, 3 sin x minus 4 sin cube x is equal to 1 minus cos 2x is 2 sin square x. That is, this is equal to 2 into 2 sin square x. This you will have 3 sin x minus 4 sin cube x is equal to 4 sin square x. Now you have this. Take this number to this side. You will have 3 sin x minus 4 sin cube x minus 4 sin square x is equal to 0. Take sin x common. You will have 3 minus 4 sin square x minus 4 sin x equal to 0. So it means you have this sin x into this equal to 0. Either this is 0 or this is 0. If this is 0, sin x is 0, it implies x is 0, and if this is 0 तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी sin x में। इसको मिडल टर्म स्प्लिट करके 2 फैक्टर्स बना लो, you will have these 2 factors, 2 sin x plus 3, 2 sin x minus 1 equal to 0. Either this is 0 or this is 0. If this is 0, then sin x will come out to be minus 3 by 2, which is not possible. And sin x is equal to half, sin x is equal to sin pi by 6, it means x की वैल्यू pi by 6. So x की 2 वैल्यूज आ गई, 0 and pi by 6. एक हमने x की वैल्यू 0 यहाँ निकाली थी और एक हमने sin की वैल्यू x की वैल्यू pi by 6 यहाँ निकाली है. So it has 2 values. Now question number 34. If x is equal to cos t, y is equal to cos mt, prove that 1 minus x square d square y upon dx square minus x dy by dx plus m square y is equal to 0. Now I'll say कि this question is a lengthy one और ये time consuming question है, तो अगर तो आपने ये पहले किया हुआ है सॉल्व तब तो आप वहाँ जल्दी कर लोगे, otherwise it will take some of your time. Now x is equal to cos t, you have to find dx by dt, that is minus sin t. y is equal to cos mt, आप cos mt को y ले लो, so dy by dt फाइंड कर लो, minus sin mt with respect to mt, so उसकी डेरिवेशन m आ जाएगी, that is equal to minus m sin mt. now dy by dx, dy by dt अपॉन dx by dt, आप इन दोनों को डिवाइड करोगे आपके पास ये आ जाएगा,
तो ये डेरिवेशन निकालनी मुझे लगता है सब बच्चों को आती है और इट्स एन ईजी वन. नाउ dy by dx यू हैव दिस. अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, सेकेंड डेरिवेटिव. x की वैल्यू आपके पास cos t है, तो x की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, x की वैल्यू cos t यहाँ सब्स्टिट्यूट हो जाएगी और y की वैल्यू cos mt यहाँ सब्स्टिट्यूट हो जाएगी. तो हमें चाहिए dy by dx हमारे पास आ गया. अब हमें चाहिए d square y upon dx square. So here we have all the values except d square y dx square. अब इसको जो निकालना है उसके बाद वैल्यू जो सब्स्टिट्यूट करनी है उसमें थोड़ा सा ध्यान से करने वाला काम है. सो यहाँ पर हमारे पास dy by dx है, हमें सेकेंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t निकालनी है. तो d by dt dy by dx, तो हम इसका d by dt निकालने लगे हैं. तो यहाँ पर भी इसका हमारा क्वेश्चन फार्मूला लगेगा, m इज हेयर, एंड इस पे हम क्वेश्चन फार्मूला लगाएंगे जो कि सब बच्चों को लगाना आता है. तो थोड़ा ध्यान से लगाओगे तो यू विल गेट दिस. अब हमें निकालना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू डी बाई डी टी डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी एक्स बाई डी टी. तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान से देख लो. डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर में कैसे निकालोगे, डी बाई डी टी डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी एक्स बाई डी टी. तो ये चीज़ आपकी इस तरह से लिखी जाएगी. तो ये चीज़ अब हमारे पास ये है और इसकी वैल्यू ऑलरेडी वी हैव. सो हमने हमारे पास आ गया डी बाई डी टी डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी टी बाई डी एक्स. तो हमारे पास डी एक्स बाई डी टी था, उसका रेसिप्रोकल करोगे तो डी टी बाई डी एक्स आ जाएगा. देखो यहाँ पर डी एक्स बाई डी टी हमारे पास माइनस साइन टी था और डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा 1 अपॉन माइनस साइन टी. तो ये हमारे पास वैल्यू है और ये वैल्यू भी हमने अभी ऊपर निकाल ली है. सो इसको आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आप इसको सॉल्व करोगे, यू विल गेट दिस. नाउ आई हैव रिटन ऑल द वैल्यूज हियर. x इज इक्वल टू cos t, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की ये वैल्यू आई थी हमारे पास, y इज इक्वल टू cos mt डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास ये आया था. और अब हमारे पास इसको हमने प्रूव करना है इक्वल टू 0. यहाँ पर मैं सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने लगी हूँ. x की जगह cos के t लिखोगे, x की जगह आप cos t लिखोगे और y की जगह m स्क्वायर cos mt लिखोगे और इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा. सो ये ध्यान से थोड़ा सम करने वाला है एंड यू विल अल्टीमेटली यू विल गेट 0 इज इक्वल टू 0. सो दिस इज व्हाट वी वांट टू प्रूव. Question number 35. Check whether the lines given by this and this are parallel or not. If parallel, find the distance between them. Otherwise, find their point of intersection if the lines are intersecting. Now, L1 is this, L2 is this. Direction ratios इसके आ जाएंगे 2, 3, 4. इसके direction ratios आ जाएंगे 5 to 1. अब अगर 2 by 5, 3 by 2 and 4 by 1. सो अगर इनके डायरेक्शन रेशियोज को हम प्रोपोर्शनल करते हैं सो इट सीम्स दे आर नॉट इक्वल. सो L1 एंड L2 आर नॉट पैरेलल. नाउ x माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन 4. ये आपके पास एक लाइन है, इसको लेमडा ले लो तो x y z आ जाएगा आपके पास. सिमिलरली आपके पास सेकेंड लाइन है, इसको म्यू के इक्वल लिख लो तो आपके पास यहाँ x y z आ जाएगा. Now we are to find the point of intersection. So यहाँ पर अब आपके इसको इक्वेट कर लो. This is equal to this, this is equal to this. Now इनको इक्वेट कर लो. This is equal to this, this is equal to this and this is equal to this. इक्वेट करने के बाद यहाँ पर हमने इक्वेट कर लिया. अब लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाल लो. म्यू यहाँ पर 3 + 4 लैम्डा है, इसको सब्स्टिट्यूट करो आइदर इसमें और इसमें. मैंने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया है. सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास लैम्डा की वैल्यू -1 आ जाएगी. तो अगर आप इसी तरह से म्यू की वैल्यू निकालते हो, इसको लैम्डा को -1 अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हो तो आपके पास म्यू की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज ऑल्सो -1. तो म्यू की वैल्यू भी -1 आई, लैम्डा की वैल्यू भी -1 आई. तो अगर आप इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो x y z आएगा -1 -1 -1. अगर यहाँ पर म्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो वो भी आ जाएगा -1 -1 -1. इसका मतलब ये लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं कहाँ, किस पॉइंट पे, -1 -1 और -1 पे. सो सब्स्टिट्यूटिंग दिस we get this, and substituting mu is equal to -1 we get this. So point of they will intersect and the point of intersection is -1 -1 and -1. Now section E. This section comprises of 3 case study based questions of 4 marks each. Question number 36.
An online delivery company in a city has 5,000 subscribers and collect annual subscription fees of rupees 300 per subscriber for unlimited free delivery. तो यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है जिसमें यहाँ पर एक डोर है जिसमें एक आदमी को खड़ा किया हुआ है और यहाँ पर डिलीवरी बॉय है और ये यहाँ पर सब्सक्रिप्शन फीस है, ये नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स है. तो इस तरह का एक फिगर इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है. एंड क्वेश्चन है हमारा, द कंपनी विशेस टू इंक्रीज द एनुअल सब्सक्रिप्शन फी. इट इज़ प्रेडिक्टेड दैट फॉर एवरी इंक्रीज ऑफ ₹1 10 सब्सक्राइबर्स विल डिसकंटिन्यू. अगर वो सब्सक्रिप्शन फीस को ₹1 बढ़ाते हैं तो 10 सब्सक्राइबर्स हमारे उनके कम हो जाते हैं, डिसकंटिन्यू कर जाते हैं. Assume that the company increased the annual fee by ₹X. Based on the given information, answer the following questions. Now, first question is, how many subscribers will discontinue after an increase of ₹X in annual fees? Second, if RX denotes the total revenue collected after the increase of ₹X in subscription fee, express RX as a function of X. Third A part, find the value of X for which RX is maximum. Third B part, find the sub-intervals of 0 to 5,000 in which RX increasing and decreasing. Now, हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स कितने हैं, 5,000. एनुअल सब्सक्रिप्शन फ़ी कितनी है, ₹300. Now, it is given for every increase of ₹1, 10 subscribers will leave. If we increase X rupees, 10x सब्सक्राइबर्स विल लीव. अगर ₹1 बढ़ाते हो तो 10 सब्सक्राइबर्स चले जाते हैं. अगर इंक्रीज हो गई X रुपीज़ तो 10x सब्सक्राइबर्स छोड़ जाएंगे. सो नाउ एनुअल फी इज इक्वल टू 300 प्लस X रुपीज़. सो अगर वो फीस बढ़ा दी तो पहले 300 थी, अब X रुपीज़ और बढ़ा दी तो एनुअल फीस कितनी हो गई, 300 प्लस X रुपीज़. और रिमेनिंग सब्सक्राइबर्स कितने हो गए, 5,000 थे. अगर X रुपीज़ फीस बढ़ाई तो 10x छोड़ गए, तो अब रिमेनिंग सब्सक्राइबर्स कितने हो गए, 5,000 माइनस 10x. तो ये सारे क्वेश्चन से हमने ये चीज़ इतनी चीज़ हमें समझ आई है. नाउ व्हाट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सब्सक्राइबर्स विल डिसकंटिन्यू आफ्टर एन इंक्रीज ऑफ ₹X इन एनुअल फीस. अगर एनुअल फीस में X रुपीज़ बढ़ा दिए जाएँ तो कितने डिसकंटिन्यू कर जाएंगे, 10x. सो पहले का आंसर आ गया 10x. 10x सब्सक्राइबर्स विल डिसकंटिन्यू. नाउ व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन, इफ RX denotes the total revenue collected after the increase of ₹X in subscription fee, express RX as a function of X. Now RX क्या कहता है, it denotes the total revenue collected. इसका मतलब टोटल रेवेन्यू कैसे आया आपके पास, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स. अगर उसको मल्टीप्लाई करोगे सब्सक्रिप्शन फीस से तो आपके पास टोटल रेवेन्यू आ जाता है. अब नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स कितने रह गए, 5,000 माइनस 10x, और फीस बढ़ा के कितनी होगी, 300 प्लस x. सो 300 प्लस x को अगर मैं 5,000 माइनस 10x से मल्टीप्लाई करती हूँ तो हमारे पास टोटल रेवेन्यू आ गया. फिर से सुन लो, टोटल रेवेन्यू कलेक्टेड कैसे होता है, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स को अगर हम सब्सक्रिप्शन फीस से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास रेवेन्यू आ जाता है. तो अगर हमने फीस बढ़ा दी है तो इसका मतलब सब्सक्राइबर्स कितने रह गए, 5,000 माइनस 10x, और सब्सक्रिप्शन फीस आपकी बढ़ गई तो वो 300 प्लस x हो गई. तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास टोटल रेवेन्यू कलेक्टेड आ जाएगा. सो RX इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके आपके पास आ जाएगा 15 लाख प्लस 5,000x minus 3,000x minus 10x square. So this is 15 lakh plus 2,000x minus 10x square. तो x square क्यों मैंने पहले लिख दिया, इसको प्रॉपर वे से लिख दिया. तो माइनस 10x square प्लस 2,000x प्लस 15 लाख. सो ये हमारा RX फंक्शन बन गया. Now थर्ड का A पार्ट, find the value of x for which RX is maximum. You have to find the value of x for which RX is maximum. RX आपके पास ये आ गया, इसकी डिफ्रेंशिएशन ले लो, dr by dx is minus 20x plus 2000. dr by dx को 0 ले लो, so minus 20x plus 2000 is equal to 0. x की वैल्यू कितनी आ गई,
100 आ गई, इसका डबल डेरिवेटिव निकालो, -20 आ गया, डबल डेरिवेटिव x इज इक्वल टू 100 पे -20 है विच इज लेस देन 0, सो Rx इज मैक्सिमम व्हेन x इज 100, ये लेस देन 0 है, सो Rx इज मैक्सिमम व्हेन x इज 100. Now third B part, find the sub interval of 0 to 5000 in which Rx increasing and decreasing. Rx आपके पास ये आ गया, x स्क्वायर आपका नेगेटिव है, इट मीन्स इट इज़ ए डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला. तो इसका वर्टेक्स निकाल लो, -b/2a विच विल कम आउट टू बी 100. सो ये देखो यहाँ पर मैंने एक डाउनवर्ड पैराबोला बनाया है, तो इसका मतलब ये वर्टेक्स आपके पास आ गया 100. तो यहाँ से पैराबोला इंक्रीज कर रहा था, यहाँ से पैराबोला डिक्रीज कर रहा है. तो इंक्रीज पैराबोला कहाँ से कर रहा है, 0 से 100 तक इंक्रीज कर रहा है क्योंकि ये वर्टेक्स था. उसके बाद इसने डिक्रीज करना शुरू कर दिया, तो ये डिक्रीज कहाँ तक करेगा, तो ये देखो. अब देखो सब्सक्राइबर्स हमारे पास कितने हैं, 5000 - 10x. सो दिस शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सब्सक्राइबर्स तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए ना. इट मीन्स 5000 ग्रेटर देन इक्वल टू 10x, 10x लेस देन इक्वल टू 5000, x इज लेस देन इक्वल टू 500. तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 0 से 500 के बीच में हो गई. सो आपके पास 0 से 100 तक ये आपका क्या होना चाहिए, इंक्रीज, और 100 से 500 तक क्या होना चाहिए, डिक्रीज. सो इंक्रीजिंग हो गया इसमें और डिक्रीजिंग हो गया 100 to 500 में. सो दैट इज द आंसर. 37th question. In an online jackpot there is one first prize of rupees 3 lakh, 2 second prizes of rupees 2 lakh each and 3 third prizes of rupees 50,000 each. तो यहाँ पर एक फिगर सा दिया हुआ है जिसमें इस तरफ टिकट्स बनी हुई हैं, इस तरफ विन लिखा हुआ है, प्राइस लिखा हुआ है. सो इतना इंपॉर्टेंट फिगर नहीं है बट इस तरह का फिगर दिया हुआ है. A total of 1 lakh jackpot tickets each costing rupees 100 were sold there by raising a fund of rupees 1 crore. Rohan bought the ticket. Based on given information, answer the following questions. First, what are the possible amounts the person can win? Second, A part, what is the probability that the person wins at least rupees 2 lakh? Second B part, what is the probability that the person doesn't win any amount? Third question, in another jackpot, Rohan also bought ticket having a prize money of rupees 5 lakh. The chances of winning the jackpot are 1 in 1 lakh. So find the probability that on exactly one of tickets he wins the jackpot. So इस क्वेश्चन से हमें क्या पता चलता है, there is 1 first prize, there are 2 second prize and there are 3 third prize. So total number of prizes कितने हो गए, 6. फर्स्ट प्राइज का अमाउंट कितना है, 3 लाख, सेकेंड प्राइज का अमाउंट है 2 लाख, थर्ड प्राइज का अमाउंट है 50,000. सो टोटल नंबर ऑफ जैकपॉट टिकट्स कितनी है हमारी, 1 लाख. तो इस सारी इंफॉर्मेशन से हमारे हाथ में ये इंफॉर्मेशन आती है. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द पॉसिबल अमाउंट्स द पर्सन कैन विन. सो ही मे नॉट विन एनीथिंग, सो 0, एंड ही मे विन 3 लाख, ही मे विन 2 लाख, ही मे विन 50,000. तो ये 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं. तो वो बिल्कुल कुछ भी ना जीते, 3 लाख जीत ले, 2 लाख जीत ले या 50,000 जीत ले. तो ये फर्स्ट का आंसर है. सेकेंड, what is the probability that the person wins at least rupees 2 lakh? at least rupees 2 lakh मतलब वो 2 लाख जीत सकता है, कम से कम 2 लाख, इसका मतलब 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा. अब 2 लाख की कितनी टिकट्स हैं, 2. 3 लाख की कितनी टिकट्स हैं, 1. सो टोटल नंबर ऑफ टिकट्स कितनी हो गई हमारे पास, कितनी है, 1 लाख. सो फेवरेबल कितने केसेस कितने हो गए, 3. सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हुई, तो व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन विंस एट लीस्ट रुपीज दिस. तो प्रोबेबिलिटी हुई 3/1 लाख. सो दैट इज 0.00003. सो दैट इज द प्रोबेबिलिटी. Second B part, what is the probability that the person doesn't win any amount? He doesn't win any amount. So total number of winning tickets और prizes are कितने हैं, 6 है. So losing tickets कितनी हो गई, मतलब 6 पे वो जीत सकता है. टोटल 1 लाख टिकट्स है तो कितने पे लूज कर सकता है, 1 लाख - 6 इतने पे लूज कर सकता है. 99,994 पे वो लूज कर सकता है. तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 99,994/1 लाख, दैट इज 0.99994. सो उसकी ना जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ये है. ना 37 क्वेश्चन थर्ड पार्ट, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ देती हूँ.
In another jackpot, Rohan also bought a ticket having a prize money of rupees 5 lakh. The chances of winning the jackpot are 1 in 1 lakh. Find the probability that an exactly one of tickets he wins the jackpot. इसका मतलब रोहन ने दो टिकट्स खरीदी, एक पहले जैकपॉट में खरीदी और एक इसने इस जैकपॉट में खरीदी. तो उसने 2 टिकट्स खरीदी, तो आपको निकालना क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन एग्जैक्टली वन ऑफ टिकट्स ही विंस द जैकपॉट. तो या तो वो पहले में जीतेगा या वो दूसरे में जीतेगा. तो ये हमने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. नाउ रोहन बॉट 2 टिकट्स, 1 इन फर्स्ट जैकपॉट एंड 1 इन सेकंड जैकपॉट. इन फर्स्ट जैकपॉट पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग क्या था? 6/1 लाख. और नॉट विनिंग का क्या था? लूजिंग का क्या था? 99,994/1 लाख. इन सेकेंड जैकपॉट पे प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग क्या होगी? 1 in 1 लाख. तो 1/1 लाख आ गया. नॉट विनिंग का आ गया 1 - 1 अपॉन दिस, दैट इज 99,999/1 लाख. तो ये उसका ये आ गया. अब इसका एग्जैक्ट आंसर निकालते हैं कि वो क्या पूछ रहा है. प्रोबेबिलिटी विनिंग इन फर्स्ट, लूजिंग इन सेकेंड, प्लस probability losing in first and winning in second. It means probability winning in first, probability losing in second, plus probability losing in first, probability winning in second. So ये सारी आप इसमें substitute कर दो वैल्यू. इसको substitute करने के बाद इसको solve कर लो, simplify कर लो. simplify करके this is the answer. Now 38th question. Roundabouts are often made on busy roads to ease the traffic and avoid red lights. तो एक इस तरह का राउंड अबाउट बना हुआ है और इस साइड भी ये रोड जा रही है, इस साइड भी रोड जा रही है, तो बीच में एक राउंड अबाउट बना हुआ है. वन सच राउंड अबाउट इज मेड सच दैट इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द बाउंड्री इज गिवन बाय C1 x² + y² इज इक्वल टू 64. तो एक इसकी बाउंड्री इस इक्वेशन से बताई गई है. देयर इज ए सर्कुलर पॉन्ड विद ए फाउंटेन इन द मिडल. देयर इज ए सर्कुलर पॉन्ड वेयर फाउंटेन इन द मिडल. There is a circular pond with a fountain in the middle of the roundabout, whose equation is given by C2 x² + y² is equal to 4. तो इसकी equation दी गई है x² + y² is equal to 4. Based on the given information, answer the following questions. First, represent the given equations C1 and C2 with the help of diagram. Second, express y as a function of x. Y is equal to fx for both C1 and C2. Third, A part, using integration find the area of the region covered by the roundabout. Third, B part, using integration find the area of the region covered by circular pond. आपके फर्स्ट क्वेश्चन में इन इक्वेशंस को आपने डायग्राम से रिप्रेजेंट करना था. तो ये आपका क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस इज ए सर्कल विद सेंटर 0 0 एंड रेडियस 8, एंड दिस रिप्रेजेंट्स ए सर्कल विद सेंटर 0 0 एंड रेडियस 2. सो यहाँ पर हो गया सेंटर 0 0 रेडियस 8, या इस इक्वेशन का हो गया सेंटर 0 0 रेडियस 2. तो इसका फिगर मैंने ये बना दिया, इसका फिगर मैंने ये बना दिया. तो ये आपका इसका फिगर है, तो जिसमें सेंटर 0 0 है, रेडियस 2 है. इसका फिगर ये है C2 का, जिसमें सेंटर 0 0 है, रेडियस 8 है. Now second, express y as a function of x. So x² + y² is equal to 64. y² is equal to 64 minus x². y is equal to ±√64 minus x². So second का आपने second equation थी आपकी x² + y² 4. y² is equal to 4 minus x². y is equal to ±√4 minus x². Now third A part. तो using integration find the area of the region covered by roundabout. तो ये अपना राउंड अबाउट है, इसका आपने एरिया बताना है. तो ये तो बीच में आपका यहाँ पर ये सर्कल था और इसके बीच में फाउंटेन लगा हुआ था. तो ये पॉन्ड था या एक फाउंटेन लगा हुआ था. तो आपने इसका एरिया बताना है. तो इसका एरिया कैसे बताओगे? सारे के एरिया में से इसका एरिया माइनस करोगे तो आपके पास इसका एरिया आ जाएगा. तो इसको इंटीग्रेशन मेथड से बताना है. तो आपका क्या हो जाएगा? ये पॉइंट आपका 8 0 है, ये आपका -8 0 है. दिस पॉइंट इज 2 0, दिस पॉइंट इज -2 0, एंड इक्वेशंस आपके पास हैं ही है. तो ये बनेगा 2 टाइम्स, बिकॉज हम इस हाफ का निकालेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो 2 टाइम्स -8 to 8 y dx -2 to 2 y dx. सो y इज इक्वल टू √64 - x². ये y हो जाएगा √4 - x².
तो यहाँ पर आपके पास आ गया 8 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों रूट के अंदर है। तो इसका फॉर्मूला आपको मालूम है कि इसका फॉर्मूला क्या लगेगा। तो यहाँ पर मैंने इसका इंटीग्रेशन कर दी फॉर्मूला लगा के, और उसको मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास 64 पाई आ गया। इसको मैंने यहाँ पर सॉल्व किया और इसको सॉल्व किया तो 4 पाई आ गया। सो 64 पाई माइनस 4 पाई इज 60 पाई। सो दैट इज द आंसर, दैट इज द एरिया ऑफ द राउंड अबाउट। नाउ थर्ड बी पार्ट, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन कवर्ड बाय सर्कुलर पॉन्ड। सर्कुलर पॉन्ड का इसका एरिया बताना है। तो इसका एरिया भी आप कैसे बताओगे, 2 टाइम्स -2 to 2 y dx। y आपके पास आ गया √4 माइनस एक्स स्क्र फ्रॉम -2 to 2। सो इस ये आ गया 2 स्क्र माइनस एक्स स्क्र dx फ्रॉम -2 to 2, एंड दिस इज 2 टाइम्स। आप यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका एरिया आपको फॉर्मूला आता है, और इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे, आंसर आ जाएगा 4 पाई। सो दैट इज़ द आंसर। मैंने ये पूरा पेपर आपको डिस्कस कर दिया, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैं आपको बस यही एक एडवाइस करूँगी कि स्टेटमेंट्स को बहुत ध्यान से पढ़ा करो। और बहुत से स्टूडेंट्स स्टेटमेंट्स ठीक से नहीं पढ़ते और जल्दी जल्दी में वो मिस्टेक्स कर जाते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा टाइम निकाल के स्टेटमेंट्स को 2 या 3 बार पढ़ने की कोशिश किया करो, और जिससे आपकी सिली मिस्टेक्स ना हो। थैंक यू।